हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई नाइन्थ क्लास, आज हम हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री क्लास 9 के लेक्चर 2 पर आ चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक बेसिक बातें करी थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने। आज हम आगे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगला मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आता है भाई। तो आज वाला लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि ये चैप्टर नंबर 3 और 4 टोटली बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पिछला चैप्टर हमने 3 लेक्चर्स में करा, इस चैप्टर को अच्छा चैप्टर है, धीरे धीरे कराऊंगी तो 4 लेक्चर्स में हम ये कंप्लीट कर देंगे। वीडियोस को लगातार देखते रहिए, कॉन्टिन्यूअस अपने नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए लेक्चर नंबर 2 रदरफोर्ड मॉडल आज हम स्टार्ट करेंगे। अब रदरफोर्ड मॉडल से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। क्या होते हैं जी अल्फा पार्टिकल, किसी को पता है? जी मैम पता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है मेरे बच्चा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 उसका एटॉमिक मास होता है, मतलब हीलियम ही होता है। हीलियम का एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2, मतलब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं तो हीलियम 2 पॉजिटिव बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, दोनों बाहर चले जाएं तो हीलियम 2 पॉजिटिव बन सकता है, यानी कि हीलियम आयन को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। आता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करे उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल। अब यूज करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जिनमें 2 पॉजिटिव चार्ज हो और जिनका मास 4 हो। इट इज एक्चुअली, इनका नाम क्या है? हीलियम आयन ही अल्फा पार्टिकल होते हैं। द इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इनको एमिट करते हैं। तो समझ में आ गया, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम आयन। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, अल्फा को ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चा, ये सिंबल ऐसे काटा और फिर ऐसे, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है अल्फा। ये एक्स जो होता है ना, एक्स, उसको ऐसे करना, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो भी अल्फा पार्टिकल होता है उसके बाद लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है, उसके पास लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है। अल्फा पार्टिकल के पास खूब सारी एनर्जी होती है। यहाँ से ये मैटर दिख नहीं रहा होगा भाई, यहाँ से मेरी फोटो अड़ गई होगी, मैं इसको साइड कर देती हूँ। थ्रू मैटर टू, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था भाई, कुछ नहीं लिखा हुआ था, इतना ही लिखा हुआ था, चेंज कर दिया मैंने। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैटर टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक उसके अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं। किसके अंदर? जो भी मेटल यूज करा है या जो भी एटम हमने यूज करा है उसके अंदर घुस जाएंगे, और अंदर ही तो हमें घुसाना है ताकि हमें पता चले कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। इसलिए अल्फा पार्टिकल को अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने यूज करा। तो अल्फा पार्टिकल पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अभी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से पहले भी हमें चाहिए कि रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल से पहले, रदरफोर्ड मॉडल तब आता है जब उसकी डिस्कवरी हो चुकी हो। रदरफोर्ड मॉडल से पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो पॉपुलर नोन है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपसे पूछा जाएगा रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड मॉडल से ज्यादा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ज्यादा पॉपुलर है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या था कि इतना पॉपुलर है? इस एक्सपेरिमेंट ने हमें न्यूक्लियर के बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था, जो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। तो आपको पहला आएगा सवाल कि सबसे पहला मॉडल किसने दिया? थॉमसन मॉडल। दूसरा मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड मॉडल ने किसकी डिस्कवरी करी? ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस और तुम्हारे पेपर में आएगा। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी? एटॉमिक न्यूक्लियस की। किसकी? एटॉमिक न्यूक्लियस की। किसकी? एटॉमिक न्यूक्लियस की। देख लो अपनी एनसीईआरटी का एमसीक्यू है ये। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम पॉजिटिव होते हैं
उनको यूज करके गोल्ड वेरी थिन फॉइल क्यों ली, जितनी पतली होगी उतनी एक सिंगल एटम की बात कर सकते हैं, तो बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली। और गोल्ड फॉइल क्यों ली, बाकी और कोई क्यों नहीं ली, क्योंकि गोल्ड क्या है, हाईली मेलिएबल, हाईली डक्टाइल है, उसकी पतली फॉइल बन सकती है, तो उसने गोल्ड फॉइल ली, बिल्कुल पतली ली, ऐसा मान के चला कि एक पतले में एक ही एटम है, ऐसा मान के चल रहे हैं। नोट ही यूज गोल्ड फॉइल, उसने गोल्ड फॉइल, ये क्वेश्चंस आएंगे भाई, अभी बता रही हूं, उसने गोल्ड फॉइल क्यों यूज करी, बिकॉज गोल्ड इज हाईली मेलिएबल एंड थिन शीट कैन बी मेड। ही थॉट दैट अल्फा पार्टिकल वुड डिफ्लेक्ट, उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था कि अल्फा पार्टिकल थोड़े मोटे डिफ्लेक्ट होंगे थ्रू द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, क्योंकि हमने बात करी प्रोटॉन अंदर है। थॉमसन ने क्या बताया था, उसने थॉमसन की बातों को दिमाग में लेकर ही एक्सपेरिमेंट करा, हालांकि जो रिजल्ट आया वो जमा ही अलग आ गया, अजूबा रिजल्ट आ गया, तो उसने थॉमसन को जाके कहा कि तेरा तो बड़ा ही इमेजिनरी सा कंसेप्ट था, एक्सपेरिमेंट करके देख क्या रिजल्ट आता, रिजल्ट तेरी बातों को बिल्कुल गलत साबित करता है। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा, अल्फा पार्टिकल को पास करा, किसमें से, गोल्ड फॉइल में से। दोबारा समझो, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में से पास करा, तो उसको यूं लगा कि अल्फा भी पॉजिटिव है, हीलियम पॉजिटिव, और गोल्ड के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो थोड़ा मोटा उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे। बट उसने क्या देखा, उसने जो देखा वो तो अनएक्सपेक्टेड था, उसने सोचा ही नहीं था। जो मुझसे नहीं पढ़ता उनको ऐसे सवाल पेपर में मिलेंगे जो उसने सोचे ही नहीं होंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ो, मेरे नोट्स बनाओ, जो मेरे नोट्स बनाता है उनको एक्सपेक्टेड सवाल ही मिलते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल से पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक मिनट लेट मी चेक, कुछ ग्लिच आया है क्या। अल्फा पार्टिकल हो गया, मॉडल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, ओके। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, अर्नेस्ट, उसका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। सबका उस टाइम पर एक ही मकसद था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है। थॉमसन ने तो अपनी मुजबानी बात कह दी कि ऐसे स्फेयर पड़ा है, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है वो हमारे पास पॉजिटिव है और जो बीज है वो है, ऐसे क्रिसमस पुडिंग है, हलवा है, उसके अंदर काजू बादाम है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इमेजिनरी मॉडल था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। उसने किस पर फॉल कराया अल्फा पार्टिकल को, थिन गोल्ड फॉइल पर। थिन गोल्ड फॉइल क्यों ली, गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड क्या है, हाईली मेलिएबल है। ही सेलेक्टेड गोल्ड बिकॉज he wanted the layer to be thinnest as possible, और सबसे ज्यादा थिन कौन सी होती है, गोल्ड फॉइल ही होती है। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अल्फा पार्टिकल है, बहुत ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो लेयर के पार पार हो जाते हैं। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल क्या है, गोल्ड फॉइल से जाएंगे तो थोड़ा मोटा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट जो रिजल्ट मिले वो बहुत ज्यादा अलग थे। डिडंट एक्सपेक्ट टू फाइंड द लार्ज डेविएशंस, बट जो उसको एक्सपेरिमेंट के दौरान चीजें दिखी वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। उसने क्या ऑब्जर्व करा, ऐसा क्या ऑब्जर्व कर लिया उसने इस एक्सपेरिमेंट के जो अनएक्सपेक्टेड था। तो आओ 3 नंबर में आएंगे इसकी ऑब्जर्वेशंस भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में। पहले पूछा जाएगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताओ, तो एक्सपेरिमेंट में लिख देना उसने गोल्ड फॉइल ली, अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल को पास किया, और जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये 3 ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, उससे उसके कंक्लूजन लिखने हैं, और फिर उसका मॉडल में जो थ्योरी बताई वो लिखनी होती है। पहले एक्सपेरिमेंट बताना है, फिर मॉडल बताना है। तो पहला उसने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट। उसने तो सोचा था कि सारे डिफ्लेक्ट होंगे, पर आधे सीधे ही निकल गए। ये क्या मैडम, सच्ची आधे सीधे निकल गए। मान लो ये एटम है, इसमें से अल्फा पार्टिकल, यहाँ तो न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और दूर से पॉजिटिव, सीधे निकल गए। सीधे निकल जाने का मतलब क्या है ये अभी कंक्लूजन में बताऊंगी। तो ऑब्जर्व, उसने अपनी आंखों से क्या देखा कि आधे तो सीधे ही निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्ट मतलब अपना रास्ता चेंज करा। सरप्राइजिंगली, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 12,000 में से एक तो ऐसा था जो बिल्कुल वापिस ही आ गया, मतलब गया और वापिस आ गया। 180 डिफ्लेक्शन, मतलब गया और वापिस आ गया, 180 से मुड़ गया भाई, 180 से मुड़ गया भाई, ठीक है।
180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गया उसका, पहले आधे सीधे निकल गए, आधे थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, और हजारों में एक तो ऐसा था जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते से रीबाउंड हो गया। ये देखकर तो रदरफोर्ड हैरान रह गया, चौकन्ना रह गया। उसने थॉमसन को बुलाया कि देख, तू तो कह रहा था सारी जगह बिखरा पड़ा पॉजिटिव चार्ज, अगर सारी जगह बिखरा होता, थॉमसन के अकॉर्डिंग सारी जगह पॉजिटिव था, तो जहां जहां से अल्फा निकले वो डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है, कहीं थोड़ी हो रही है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। इसका मतलब पॉजिटिव हर जगह तो नहीं है। थॉमसन का मॉडल तो रदरफोर्ड ने बिल्कुल बिल्कुल नकार दिया कि तेरा मॉडल गलत है, तो इमेजिनरी हवा में बातें कर रहा है। स्ट्रक्चर जो है वो सिस्टमेटिक है, सेंटर में पॉजिटिव है, बाकी जगह खाली है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का क्या है, डायग्राम है। आपको अगर पेपर में डायग्राम बनाना हो तो आप सिंगल एटम से डायग्राम बना सकते हैं। एक एटम बनाना, उसमें से 2 लाइनें सीधी निकाल देना, 2 ऐसे थोड़े एंगल से दिखा देना, यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा देना और इससे वापस कर देना। आप सिर्फ 5 ही लाइनें दिखाओगे, आप सिर्फ 5 ही लाइनें दिखाओगे कि कुछ सीधे निकल गए, कुछ थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गए, और एक ऐसा था जो वापस ही आ गया, एक ऐसा था जो वापस। स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बाय गोल्डफॉयल, गोल्ड से जब पास करा तो उसने ऐसा ऐसा ऑब्जर्व करा। इसके उसने क्या कंक्लूजन क्या निकाले, इस बात से उसने क्या समझा, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस, उसका डायग्राम और उसका कंक्लूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, 5 नंबर में आएगा रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, तो उसने बात करी कि एम्प्टी है स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ज्यादातर तो सीधे ही निकल गए, मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डफॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्ट, कुछ तो बिना ही डिफ्लेक्शन निकल गए, मोस्ट ऑफ निकल गए, इसलिए ज्यादातर हिस्सा एटम का एम्प्टी है। वेरी फ्यू, कुछ थे जो अपने पाथ से भटके, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ हजारों में से एक ऐसा था जो गया, बिल्कुल कहते हैं ना, अर्जुन ने बिल्कुल आंख का निशाना लिया तो बिल्कुल उससे टकराया, किससे, न्यूक्लियस से, और वापिस आ गया। न्यूक्लियस ही क्या है, हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। सो वेरी फ्यू फ्रैक्शन, मतलब एक ही मान लो 12,000 में जो डिफ्लेक्ट हुआ 180 डिग्री से, उसने ये बताया कि पक्का ना पक्का कोई पॉजिटिव चार्ज का हाई मास वहां पर कंसंट्रेटेड है, जिससे टकराया और वापस आ गया, और इसी मास को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया, विच इज डेंस, बहुत ज्यादा कठोर है, हार्ड है, और जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो सकते। तो ये तीनों भी कितने मार्क्स के आएंगे, 2 या 3 मार्क्स में आएंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। ऑब्जर्वेशन, डायग्राम और कंक्लूजन पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। डायग्राम मैंने सिखा दिया, ऑब्जर्वेशन मैंने समझा दी, कंक्लूजन मैंने समझा दिया, क्योंकि सारे सीधे निकल गए, मोस्ट स्पेस एम्प्टी है, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है, और अगर एक ऐसी चीज से टकरा के वापिस आया, मतलब वो चीज न्यूक्लियस है, और वो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा डेंस है, जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। उसी पॉजिटिव चार्ज के पूरे क्लब को, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव चार्ज को, न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुई, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से हुई। इसके ऑब्जर्वेशन और ये अच्छे से कर लेना भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल। देखो मेरे बच्चा, मैं ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है उसमें कुछ लगता है, कुछ लिया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल लिए, गोल्ड फॉइल ली, क्यों ली इसका रीजन बता दिया, फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा, उसमें से पास करे तो हमने क्या देखा सुंदर नयन से कि कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ थोड़ा हुए, कुछ बिल्कुल ही वापिस आ गए। इससे हमने ये समझा कि जो सीधे निकल गए मतलब खालीपन था वहां पे, कुछ थोड़ा मोटा पॉजिटिव पास से निकले तो मुड़ गए, और जमा उसी
बिल्कुल एम से टकराया तो वापस आ गया, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी इससे हो गई। अब रदरफोर्ड मॉडल का जब हम एटम लिखते हैं, मतलब मॉडल का जब वो लिखते हैं, हम थ्योरी लिखते हैं, तो उसमें मेन बातें आती हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या क्या देखा। तो रदरफोर्ड मॉडल आपको लिखने को बोले तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं, एक्सपेरिमेंट बोले तो पूरा कैसे करा, उसका डायग्राम, उसके ऑब्जर्वेशन, उसका कंक्लूजन लिखना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मॉडल में क्या लिखना है और एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना है। एक्सपेरिमेंट में आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखनी होती है, मॉडल में आपको उस मॉडल से जो थ्योरी आपने बनाई है, जो बातें, जो धारणा, जो आपने टॉपिक्स, कंसेप्ट इंक्लूड करें, वो लिखने हैं। तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। तो इस मॉडल से हमने ये पता करा, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसमें उसने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और सारा का सारा एटम का मास वही न्यूक्लियस में रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के बाहर बाहर रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स में करते हैं, कैसे करते हैं इसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा। रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, कैसे हैं उसके बारे में उसने नहीं कहा। यही इस मॉडल की एक कमी थी जो हम आगे पढ़ेंगे। साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल है, एटम बहुत बड़ा है जिसका मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, और इसके सेंटर में एक पॉइंट जितना न्यूक्लियस है जिसमें इसका सारा का सारा मास है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। साइज ऑफ द एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। तो ये तीनों बातें मॉडल से हमने पता करी। इसके बाद न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर करा, और जिससे हमने पता करा कि उसकी जो रेडियस थी 10⁵ टाइम्स लेस थी रेडियस ऑफ एटम से। ऑब्वियस सी बात है, ये एटम है, ये इसकी रेडियस है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की ये इसके अंदर के न्यूक्लियस है बिल्कुल छोटा सा, तो इसकी रेडियस भी बहुत छोटी होगी। तो जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसीलिए एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली था, इसीलिए वहां से स्ट्रेट निकल गए थे। कुछ न्यूक्लियस के पास से निकले, वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकराए वो डायरेक्ट उसी पाथ पे वापिस हो गए जिस पाथ से वो आए थे। इसके बाद ड्रॉबैक्स क्या थी, हर चीज की कमी होती है। जैसे थॉमसन मॉडल की क्या कमी थी कि थॉमसन का मॉडल इमेजिनरी था, उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिया था। रदरफोर्ड का मॉडल हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था उस टाइम के दौरान। उस टाइम में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है ये बताया, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एटम बहुत बड़ा है, ये सब बातें उसने बताई, और सब बातें सब साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट करी। बस एक बात जो साइंटिस्ट को कहता है पची नहीं, जो पची नहीं, जिसपे रदरफोर्ड फंस गया, वो ये बात थी कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो किस हिसाब से घूम रहे हैं। क्योंकि मैंने ही आपको मोशन वाले चैप्टर में जब सर्कुलर मोशन कराया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगी। और फिजिक्स क्या कहती है कि जब भी कोई सर्कल में घूमता है वो अपनी एनर्जी लूज करता रहता है। अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, और न्यूक्लियस पे ही आके गिर जाएगा। मतलब तो एक टाइम पे एटम कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे पिच जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हम एटम से बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं, क्या हम कोलैप्स हो रहे, नहीं हो रहे। मतलब रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं सर्कल में तो वो स्टेबल कैसे हैं, वो नीचे गिर क्यों नहीं रहे हैं, वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहे हैं। सो यही उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, और यही आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो हर साल 3 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। किसी भी सर्कल में घूमने वाला चार्ज पार्टिकल जब भी सर्कल में घूमता है वो स्टेबल नहीं हो सकता है। एनी पार्टिकल इन द सर्कल वुड गो अंडर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो होएगी जब सर्कल में घूमेगा, और जब एक्सेलरेशन होएगी चार्ज पार्टिकल वो भी एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट, मतलब एनर्जी छोड़ेगा, लूज करेगा। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है एनर्जी तो वो तो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। मतलब ऐसे समझो इसको, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है
घूम रहा है और घूम रहा है, फाइनली तो वो गिर जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। मतलब रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो नहीं गिर रहा तो क्यों नहीं गिर रहा। ये रदरफोर्ड की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। सो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। लेकिन हमने देखा कि एटम बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है, जबकि ये तो अनस्टेबल दिखा रहा है। अगर रदरफोर्ड की बात माने कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, फिर तो वो अनस्टेबल है, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो रदरफोर्ड यहाँ पर फेल हो गया। हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। ऐसे तो एटम अगर कोलैप्स हो जाएगा तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, जबकि हम जानते हैं हम स्टेबल है, एटम स्टेबल है। लेकिन रदरफोर्ड तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप समझ रहे हो ना, हमें पता है एटम स्टेबल है, हम देख रहे हैं एटम स्टेबल है, बट रदरफोर्ड अपनी बातों से उसे बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया। इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हुआ बाद में इस लिमिटेशन की वजह से। तो रदरफोर्ड ने जो बातें कही सब सच थी, लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो गिर क्यों नहीं रहा है, वो स्टेबल कैसे है। सो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, वो एनर्जी लूज कर रहा है, फिर भी वो स्टेबल कैसे है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस बात को आगे बोहर ने एक्सप्लेन करा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद हम चलेंगे बोहर मॉडल पर। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट था, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन क्या थे, पॉजिटिव पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने यही बोला कि न्यूक्लियस जो है उसमें सारा का सारा एटम का पॉजिटिव पड़ा है। ये आपके क्वेश्चंस है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रही हूं सारे। व्हाट डू यू थिंक दैट would be the observation if alpha particle scattering experiment carried out using foil of metal other than gold? या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने गोल्ड की फॉइल यूज करी, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि अगर गोल्ड की बजाय कोई और फॉइल तुम यूज करते तो क्या दिक्कतें आ सकती थी। तो पहली दिक्कत, मानो हम गोल्ड से ज्यादा कोई हैवी मेटल यूज कर लेते, लाइक प्लैटिनम यूज कर लेते। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो गोल्ड से कम वाला हैवी या ज्यादा वाला हैवी। अगर गोल्ड से ज्यादा हैवी करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, इज ऑब्जर्वेशन वुड बी सेम। लेकिन दिक्कत ये आ जाती कि वो उतना पतला नहीं बन पाता। गोल्ड फॉइल पतला भी था और मीडियम मास का भी था। तो प्लैटिनम अगर यूज करते ऑब्जर्वेशन वही रहती, बट उतना पतला नहीं होता, तो हो सकता है ऑब्जर्वेशन चेंज भी हो जाती। लाइट, मेन मुद्दा क्या है, उससे हल्का यूज करते तो दिक्कत आ जाती। लिथियम अगर यूज करते, लिथियम का तो मास ही 7 है, लिथियम का तो मास ही 7 है, तो अल्फा पार्टिकल इतने हल्के को उड़ा के ले जाता साथ में, उसके अंदर से क्या पा सकता, उसको साथ में ही हाई एनर्जी से ले जाता, एक्सपेरिमेंट हो ही ना पाता। इज यूज इन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पुश द लाइट न्यूक्लियस असाइड एंड मे नॉट बी डिफ्लेक्टेड बैक। उसको हो सकता है उसके अंदर से पास ना होकर उस न्यूक्लियस को मतलब खिसका देता, डिफ्लेक्ट कर देता अपनी पोजीशन से। तो गोल्ड फॉइल यूज करना इसलिए था क्योंकि वो फेवरेबल था, एक मैलिएबल भी था, अच्छी पतली शीट भी बन सकती थी और सही मास का भी था, टकरा कर न्यूक्लियस वापस नहीं लेके जा रहा था। क्योंकि हीलियम का मास 4 है, लिथियम का 7 है, कोई खास फर्क है नहीं। तो अल्फा पार्टिकल इतनी एनर्जी से आते कि उसको न्यूक्लियस को साथ ले जाते, जिससे दिक्कत हो सकती थी, एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का आज सिर्फ समरी पढ़ेंगे भाई, ठीक है, और आज हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पिछले में हो गई थी, आज न्यूट्रॉन, इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे। क्योंकि बोहर मॉडल समझने के लिए हमें पूरा एक बड़ा लेक्चर चाहिए, जो कि अगले लेक्चर में हम बोहर मॉडल, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, क्योंकि बोहर मॉडल ही लेटेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस, क्या ऑब्जेक्शंस आई, स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है नहीं बता पाया। तो इन ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए नील बोहर ने अपना मॉडल दिया, जिसमें उसने बहुत गहरी बात कही कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो ऐसे 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 गिर नहीं रहा है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट में, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट में वो घूम रहा है। कौन, इलेक्ट्रॉन। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जिनकी फिक्स एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एनर्जी में, 8th के बच्चे 8th में बैठेंगे, 6th के बच्चे 6th में बैठेंगे, 7th के बच्चे 7th में बैठेंगे। रदरफोर्ड बोला कि स्कूल में बच्चे आने के बाद स्कूल में बैठेंगे, अब स्कूल में कहाँ बैठेंगे ये तो नहीं पता। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये दिक्कत थी, कहाँ और कैसे घूमेंगे नहीं बता पाया। बोहर मॉडल ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा
कि स्पेशल एनर्जी वाले ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव इनसाइड द एटम while removing in the discrete orbits electrons do not radiate energy। तो रदरफोर्ड मॉडल जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसको इसने एक्सप्लेन करा कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। while revolving in the discrete orbits electrons do not radiate energy, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। कौन बोहर मॉडल ने करा कि जब वो फिक्स एनर्जी में घूमेगा, एर्थ का बच्चा एर्थ में घूमेगा, बाहर नहीं जाएगा उससे जब तक मैडम की परमिशन ना हो, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, फिक्स एनर्जी में घूमते रहते हैं। जैसे कि ये देखिए, दीज ऑर्बिट्स ऑफ द शेल आर एनर्जी सेल्स, इन्हीं ऑर्बिट्स को, फिक्स्ड ऑर्बिट्स को शेल्स बोला था और अलग अलग नाम दिए। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद पहली शेल को बोला है उसने के शेल, दूसरी शेल को बोला है एल शेल, तीसरी शेल को बोला है एम शेल, चौथी शेल को बोला है एन शेल। ठीक है, तो के एल एम एन 4 शेल हैं जिसमें फिक्स्ड अमाउंट में वो घूमते रहेंगे। अ फ्यू एनर्जी लेवल्स इन द एटम, के एल एम एन ये हमारे पास हो गए शेल्स। मैंने बताए थे ना कमरे, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में मैंने कमरे बताए थे। एक कमरा के है, एक एल है, एक एम है, एक एन है, इसमें 2 जने जा सकते हैं, इसमें 8 ये बताया था। तो यहाँ पे शेल्स है, इसको N1 N2 N3 और N4 इनको शेल बोलते हैं। पहली शेल का नाम के है, दूसरी का नाम एल है, तीसरी का नाम एम है, चौथी का नाम एन है और ये बढ़ती एनर्जी के साथ पड़े हुए हैं। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन और इनके नंबर 1 2 3 4 होते हैं। अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे और यहीं पे ये आज का लेक्चर खत्म करेंगे, क्योंकि अगला लेक्चर बहुत लंबा और बहुत अच्छा होने वाला है। उसमें हम इन शेल्स में, बोहर मॉडल ने बताया कि फिक्स एनर्जी की शेल्स पड़ी हुई हैं और उसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो उसी एनर्जी में घूम सकते हैं। 6th में अगर 35 बचे तो 35 ही रहेंगे। जैसे के में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में आते हैं, एम में आते हैं, जितने जितने आते हैं वो उसी अपनी शेल में घूम सकते हैं, उससे बाहर जा सकते नहीं हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखिए, जे चैडविक 1932 में, बहुत बाद में हुई, बहुत बाद में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के 100 साल बाद, मतलब बहुत ही बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जब एटम और ये सब आ गए तब। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस इट वाज नोटिस दैट ऑल द मास ऑफ एटम इज नॉट इक्वल। मास जो था एटम का वो ओनली प्रोटॉन का नंबर नहीं था। अगर मास 14 था, प्रोटीन 6 थे, तो बाकी कहां चला गया? इसका मतलब कुछ और है न्यूक्लियस के अंदर जो मास में हेल्प कर रहा है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था? न्यूट्रॉन था। तो जब मास नंबर पढ़ा गया तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो बोहर जब अपने मॉडल को बता रहा था, जब मास नंबर का कंसेप्ट आया तभी न्यूट्रॉन का कंसेप्ट आया। अब न्यूट्रॉन, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि न्यूट्रॉन को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों पड़ा, क्यों मास नंबर आया तभी न्यूट्रॉन आया, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज था ही नहीं। तो सबको लगा एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, बात खत्म, दोनों मिलके एटम न्यूट्रल हो गया। लेकिन सबने ये नहीं सोचा कि मास जो है एटम का वो प्रोटॉन से पूरा नहीं हो रहा है। तो न्यूट्रॉन ऐसा था जिसका कोई भी चार्ज नहीं था। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था? जितना प्रोटॉन का मास है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, जो कि मास बनाते हैं एटम का, उनका मास नंबर बराबर था 1.6 × 10⁻⁷ और चार्ज तो कोई ही नहीं, चार्ज नहीं था, इसीलिए इसको ढूंढ पाना मुश्किल बना। इट इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात अभी एमसीक्यू में आएगा। पहला आएगा कि चार्ज किसका नहीं होता, आप लिखोगे न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के। और क्या वो हाइड्रोजन में प्रेजेंट होता है? नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। न्यूट्रॉन किस एलिमेंट में नहीं होता है? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1, तो एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक न्यूट्रॉन और हो जाता तो मास नंबर 2 होना पड़ता, फिर वो ड्यूटेरियम बन जाता। वो क्या होता है मैडम? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ड्यूटेरियम क्या होता है। तो हाइड्रोजन में नहीं होता है न्यूट्रॉन। ये एमसीक्यू का फेवरेट सवाल है। आगे चलते हैं भाई।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हैं और इन्हीं को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बनते हैं एंड फॉर्म्स द मास ऑफ द एटम। और इलेक्ट्रॉन का मास तो बड़ा ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिलकर न्यूक्लियॉन्स और मास ऑफ एटम बनाते हैं। जैसे कि मानो कार्बन का मास 12 है तो 6 मास आता है प्रोटॉन से, 6 आता है न्यूट्रॉन से और टोटल 12 बन जाता है। ऐसा भी नहीं है दोनों बराबर आएंगे, जैसे मानो किसी का 14 है तो 6 + 8 भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर बराबर नंबर में होते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नंबर में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नंबर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो आगे हम जब एटॉमिक मास पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद आज की वीडियो समाप्त करेंगे। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैडम ये तो आता ही है। अब हीलियम है, उसमें 2 अगर प्रोटॉन है तो 4 उसका मास है, तो 2 क्या होने चाहिए? न्यूट्रॉन। 2 + 2 ही तो 4 होता है, पता है ना इतनी बात तो। अगर हमारे पास कोई 5 होता और 2 प्रोटॉन होते तो 3 न्यूट्रॉन हो जाते। टोटल प्लस करके मास नंबर आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनाते हैं? मास नंबर। प्लस इसको कह सकते हैं हम न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब चलते हैं कंपैरिजन तीनों में, ये 3 मार्क्स में आता है भैया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है कि तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंपेयर करिए। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पर कोई चार्ज नहीं होता है। दोनों न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिलेटिव मास पढ़ा हमने, वैसे तो हमने मास पढ़ा था 1.6 × 10⁻31 और एक पढ़ा था 9.1 × 10⁻31 और यहाँ पे पढ़ा था 1.6 × 10⁻27 या फिर 1.672। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में थोड़ा सा ही मास का फर्क होता है, 0.2 का ही, 0.2002 का, मतलब बहुत बराबर ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो प्रोटॉन को अगर मैं 1 बोलूं तो न्यूट्रॉन को भी 1 बोलूंगी और रिलेटिव मास पढ़ूं तो 1 बाय ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स होता है। ये आपके एनसीईआरटी का टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 1/2000 होता है? जी हाँ, 1 ऑलमोस्ट 2000 होता है, वैसे 18/40 U होता है। तो ये कंपैरिजन आपको याद रखना है, 3 मार्क्स में आता है कि तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कंपैरिजन करके बताओ। तो आज के लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, बोहर मॉडल का स्टार्टिंग पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन करा और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम हमारा खत्म करते हैं। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।